सर कॉम्प्लेक्स। जी 15,000 टी-शर्ट में चाहिए। हाँ टी-शर्ट 15,000। अच्छा बहुत बढ़िया। यही करेंगे ठीक है। भाई करेंगे। उसके काम थोड़ी दिक्कत थी, अभी सीवरेज डल गया है, रास्ता खुल जाएगा। अच्छा और ठीक हो जी। इस भाई के मकान की निगरानी हो रही है। कई बार भर लिया जी फार्म। अरे एक बार रेलवाई वाला इसका करो। जो फार्म बना है उसका कहाँ कॉपी जिसके बारे में रास्ता खुलवाओ। ये रास्ता देखो रास्ता बिल्कुल खराब है जी, बिल्कुल खराब है रास्ता। गाँव का जी गाँव ये भी है, बिल्कुल खराब है जी। पानी खड़ा ये तो ये पानी का तो पानी खड़ा हुआ जी, इस पे बिल्कुल खराब है रास्ता। ये गाँव वाला भी गीता का ज्ञान नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में नायक सैनी जी जो बहुत ही गरीब का बालक ऐसा
प्रदेश का मुखिया और सबसे पहले गरीब की चिंता करने वाला ऐसा हमारे बीच में है। मैं भाई नवीन जिंदल जी, आप हमारे घर के हैं। और मंच पे बैठे सभी हरियाणा सरकार के मंत्री, एमएलए भाई सुभाष जी और यहाँ बड़े मात्रा में उपस्थित मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, राम राम करता हूं। आज का ये दिन हमारे लिए एक विशेष दिन है। विधानसभा के चुनाव नजदीक है और आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के इस पावन भूमि से हम चुनाव अभियान का शंखनाद कर रहे हैं। इस अभियान में आज की इस रैली के बाद मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि हम 90 की 90 विधानसभाओं में हरियाणा प्रदेश की ऐसी रैलियां जो भव्य रैलियां हैं उनका आयोजन किया जाएगा। आज इस पवित्र भूमि से, ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि से आज इस चुनावी शंखनाद रैली का यहां से शुभारंभ हो रहा है। मैं इसके लिए तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस रैली में आए हुए सभी बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का और युवा साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं। इस रैली में इतनी भारी संख्या में जो आपकी उपस्थिति हमारी सरकार के कार्यों और नीतियों में आपके विश्वास का ये प्रतीक है। आज इतनी भारी संख्या में आप लोग पहुंचे हैं। मैं इस पावन भूमि का आशीर्वाद लेने के लिए आज मैं यहाँ पर आप सब के बीच में आया हूँ। यह धरा, ये गीता की जन्मस्थली तो है ही। श्री गुरु नानक देव जी सहित 8 सिख गुरुओं की चरण धूलि भी इसी पवित्र भूमि के ऊपर पड़ी है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भारतीय संस्कृति का पालना कहा जाता है। इस पावन भूमि में यहाँ सरस्वती के पावन तटों पर वेदों, उपनिषदों और पुराणों की रचना भी हुई है। यही भगवान श्री कृष्ण ने मानव मात्र के लिए गीता का संदेश इसी पवित्र भूमि से दिया है। भगवान श्री कृष्ण कर्म योगी के उसी संदेश को आत्मसात करते हुए हमने प्रदेश के लोगों की तकदीर बदली है, हरियाणा की तस्वीर बदली है, विकास की नई इबारत लिखी है। हमने प्रदेश में सबसे पहले जो व्यवस्था परिवर्तन का कार्य किया है, इसके माध्यम से हमने प्रदेश के खजाने से निकला हर पैसा उस पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जिसके लिए वह हकदार था। इसी के द्वारा हमने ऐसे बिचौलियों की दुकानदारी को भी बंद किया है जो नौकरियों में भाइयों दलाली का काम करते थे और जो दलालियां लेते थे। इसी के द्वारा ही हमने बिचौलियों, प्रदेश को भय, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जात पात, क्षेत्रवाद से मुक्त करके विकसित हरियाणा का निर्माण करने का कार्य इन पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये गर्व है आप लोगों के बीच में कहते हुए कि आपने हरियाणा बनने के बाद कई सरकारों का कामकाज देखा है। कांग्रेस के कार्यकाल के पहले विकास के मामले में क्षेत्रवाद पनपता था, दिखाई देता था। याद करिए कैसे 10 वर्ष 2014 से पहले निराशा, अविश्वास, कुंठा, भय, भ्रष्टाचार का दंश ये प्रदेश की जनता झेल रही थी। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश देने के बाद वह जनादेश व्यवस्था परिवर्तन के लिए था और उस पुरानी व्यवस्था को बदलने से परिस्थितियां एकदम बदलती हुई हरियाणा प्रदेश के अंदर दिखाई दी है। मुझे ये गर्व है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने नेक नियत से
और बुलंद इरादों से जनता के अविश्वास को विश्वास में बदलने का काम किया है। निराशा को आशा में बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने गरीबी की पीड़ा को समझा है। अब लोगों के सपने साकार हो रहे हैं, जन आकांक्षाएं फलीभूत हो रही हैं। एक नया हरियाणा अपना नया आकार ले रहा है। हमने ऐसे हरियाणा का निर्माण किया जिसमें उद्योग का पहिया तेजी से घूम रहा है, खेतों में भरपूर पैदावार हो रही है, महिलाएं सशक्त हो रही हैं। मुझे ये बताते हुए आज बड़ा गर्व हो रहा है कि SC/BC का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान भी ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। मजदूरों के जीवन में खुशहाली आई है। हमने हरियाणा एक, हरियाणवी एक के भाव से हर क्षेत्र का समान रूप से विकास किया है। हमने जिला, शहर, हल्के से ऊपर उठ करके प्रदेश को एक दृष्टि से हमारी सरकार ने देखा है। एक दृष्टि से हमने हरियाणा का विकास किया है। प्रदेश में 4 लेन व 6 लेन हाईवे का जाल हमारी सरकार में ये बिछा है। यातायात को और सुगम बनाने के लिए बाईपास, फ्लाईओवर, रेलवे ब्रिज, अंडर ब्रिज बनाने का काम भी इन 10 वर्षों में बड़ी गति से ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये गर्व होता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को मुफ्त इलाज देने की व्यवस्था इन 10 वर्षों में ये डबल इंजन की सरकार ने भाइयों की है। आज हरियाणा के विकास की चर्चा पूरे देश के अंदर बड़े गर्व के साथ होती है। अन्य राज्य भी हमारी नीतियों को अपना रहे हैं। गांव में लगभग 10 वर्षों में 23,586 करोड़ रुपए की लागत से हमने पिछले 10 वर्षों में विकास की एक नई दिशा तय की है। मैं अगर बात करूं, आज मैं थानेश्वर की इस पवित्र भूमि पर थानेश्वर विधानसभा की इस रैली के अंदर आज इसका श्री गणेश हो रहा है। मैं थानेश्वर के अंदर 500 करोड़ रुपए की लागत से श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। ये इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है। 24 करोड़ रुपए की लागत से जम्मू कला में राजकीय महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र में राजकीय कन्या विद्यालय स्थापित किया गया है। ये भी इन 10 वर्षों के अंदर हुआ है। मुझे ये खुशी है 108 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन का निर्माण किया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि 2 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय विद्यालय पीपली के नए भवन का निर्माण भी किया गया है। मुझे ये भी खुशी है गांव उमरी में सरकारी पॉलिटेक्निकल भवन 14 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर निर्मित भवन बनाया गया है। मुझे ये भी बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि 4 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि से राजकीय भौरिया कॉलेज निर्मित किया गया है। कुरुक्षेत्र में 225 करोड़ रुपए की लागत से ऊपरगामी रेलवे ट्रैक बनाने का काम भी बड़ी गति से इन 10 वर्षों के अंदर मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर चल रहा है। कुरुक्षेत्र में गुरुद्वारा छठी पातशाही से रेलवे ऊपरगामी पुल तक वाया परशुराम चौक सड़क को सौंदर्यीकरण से 9 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से उसको पूरा किया गया है। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर, सानी सरोवर के चारों तरफ कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की विभिन्न सड़कों के सुधारीकरण व मजबूतीकरण का कार्य 9 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि से पूर्ण किया गया है। मुझे ये भी बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि कुरुक्षेत्र में उपायुक्त चौक से ब्रह्म सरोवर तक की सड़कों के मजबूतीकरण का कार्य 1 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि से ये यहाँ पर पूर्ण किया गया है। कुरुक्षेत्र में बहुकला परिसर क्षेत्र के सभागार भवन का निर्माण 10 करोड़ रुपए की लागत से ये पूर्ण किया गया है। मुझे ये भी बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 100 बिस्तरीय अतिरिक्त भवन का निर्माण कार्य आरंभ किया गया है, जिस पर अभी तक
7 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। गांव बारना में 5 करोड़ 19 लाख रुपए की राशि से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण भी पूरा किया गया है। 1 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से जन स्वास्थ्य केंद्र झांसा का निर्माण वो भी किया गया है। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि ज्योतिसर गांव में महाभारत से संबंधित ज्योतिसर तीर्थ का जो 84 कोस की परिक्रमा 250 करोड़ रुपए की लागत से उसका भी जीर्णोद्धार करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये खुशी है कि 19 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से लाडवा में कुपोषण फल केंद्र तथा रामनगर में एकत्रित मधुमक्खी विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। मुझे ये बताते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने जो यहाँ थानेसर के अंदर विकास कार्य ये करवाए हैं उनकी चर्चा मैंने की है। कि आज आप लोगों के बीच में जब इस थानेसर की मैं जनसभा के बीच में आप लोगों के बीच में आया हूं और हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार लगातार हर रोज कोई ना कोई निर्णय वो ले रही है। मैंने कुरुक्षेत्र के अंदर जो पिछले 10 वर्षों में काम किए हैं उनके बारे में भी बताया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जो हमारी सरकार ने बिना भेदभाव बिना भाई भतीजावाद भाइयों विकास कार्यों को किया है उसकी भी चर्चा आज हर हरियाणा वासी करता है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। आज मैं कुछ और घोषणाएं आज इस पवित्र भूमि से करना चाहूंगा कि आज हम कुरुक्षेत्र की उस पावन धरा के ऊपर उपस्थित हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि आज तक प्रदेश के किसानों को की तरफ से पिछले अभियान का जो 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए बकाया था आज उसको माफ करने की मैं घोषणा करता हूं। इससे हरियाणा के किसानों को हर वर्ष लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत की राहत मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिलेगी। मैं आज इस पवित्र भूमि से किसानों की एक बड़ी समस्या जो नए ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए 3 स्टार की मोटर की खरीद का था उसके लिए भी मैं घोषणा करता हूं कि 27 जून को घोषणा की थी कि 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन करने वाले सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। मैंने ये 27 जून को पिछले दिनों घोषणा की थी। यह भी घोषणा की थी कि जिन किसानों को पुराने ट्यूबवेल खराब होने पर दोबारा किसी जगह पर बोर करना पड़ता है उन ट्यूबवेलों पर सौर ऊर्जा की शर्त लागू नहीं होगी। उन्हें पहले से आ रही बिजली के कनेक्शन ही पर ही चलाया जाएगा। ये भी घोषणा मैंने पिछले दिनों की थी। मैंने ये भी घोषणा की थी कि 19 जुलाई को एक घोषणा यह भी थी कि ऐसे सभी किसान जिनके ट्रांसफार्मर बिजली निगमों द्वारा वो खराब हो जाते थे और बदलने के लिए किसानों से चार्ज लेते थे, हमने अब ये घोषणा की थी कि किसी भी किसान से अगर ट्रांसफार्मर जो बिजली विभाग का है वो खराब हो जाएगा तो उसका खर्चा वो किसान से नहीं लिया जाएगा। ये भी घोषणा हमने पिछले दिनों की थी। आज मैं एक और नई घोषणा करता हूं। मैं सभी किसान भाइयों ने मुझे एक समस्या भी यह भी बताई थी कि ट्यूबवेल के लिए 3 स्टार मोटर बेचने वाली केवल 10 कंपनियां ही रजिस्टर्ड हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि जितनी भी भारत के अंदर ये 3 स्टार वाली कंपनियों की मोटरें हैं वो सारी की सारी हरियाणा के पैनल के ऊपर आ जाएंगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कौन से कंपनी की खरीदनी है कौन सी की नहीं खरीदनी। अब वो 3 स्टार मोटरें खरीदने की वो
उसको इजाजत होगी। मुझे ये बताते हुए कि जो मुआवजा राशि उसके भुगतान के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि कुछ कारणों से 2023 से पहले फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान के मुआवजे की कुछ गांव की राशि अभी तक लंबित थी। मुझे ये खुशी है कि आज इस पवित्र भूमि से आज हिसार, रोहतक, नूह, फतेहाबाद और सिरसा जिले के किसानों की लंबित 137 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि अगले एक सप्ताह के अंदर उनके खाते के अंदर चली जाएगी। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया था और आज 9 फसलें और बकाया हैं। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। मुझे ये खुशी है मुझे ये खुशी है बताते हुए कि ये सरकार लगातार एक एक हरियाणवी के हित को ध्यान में रखते हुए ये मजबूती से काम कर रही है। आज हमने यहां से ये संकल्प लेकर के जाना है कि भाइयों एक एक घर के अंदर जाकर के ये डबल इंजन सरकार की नीतियों को पहुंचाते हुए अक्टूबर के अंदर जो चुनाव आएगा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा में बनाने का काम करेंगे। ये संकल्प लेकर के हम एक एक घर के अंदर जाएंगे। अब ये बैठने का समय नहीं है, इस भयानक गर्मी के अंदर एक एक घर में जाने का समय है। आज हमारा केंद्रीय नेतृत्व हमारे बीच में आया है। मैं आप सब की तरफ से अपने केंद्रीय नेतृत्व को एक विश्वास दिलाता हूं कि अक्टूबर में जब चुनाव आएगा भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ आपकी झोली में कमल का फूल डालने का काम करेगी। आप सब इतनी संख्या में आए हैं, मैं पुनः आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जिनका इंतजार कर रहे थे सरकार के द्वारा की गई काम और अभी किसानों के लिए उन्होंने तो सौगात की झड़ी लगा दी। आप लोगों की रिएक्शन भी मैं देख रहा था। जब भी किसानों की बारे में बात आई, मैं नायब सिंह जी आपको धन्यवाद देता हूं। आप तो मनोहर लाल जी और आप दोनों, अगर आप दोनों के कार्यकाल को हम हिसाब लगाएं, शायद हरियाणा देश की पहला प्रांत होगा, एक ही प्रांत होगा जिन्होंने अपने किसानों के द्वारा, ये मारा हरियाणा कहने से नहीं होता है, आपने करके दिखाया। किसानों की एक एक ग्राम की उपज को एमएसपी में खरीदने का आपने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। नायब सिंह सैनी जी, मैं भी किसान का बेटा हूं। मैं देश के किसानों की ओर से हरियाणा के इस किसान पक्षवादी नीति को आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपने देश में मिसाल खड़ा किया। आज हमें कांग्रेस पार्टी चुनौती दे रहा है, हिसाब मांग रहा है। हमें उनको हिसाब देने की कोई जरूरत नहीं है। हमें हरियाणा के नागरिकों को हिसाब देना है, जिसके बारे में अभी नेक नियत से नायब सिंह जी ने अपना व्याख्यान कर रहे थे, बयान दे रहे थे। तुलना होनी चाहिए। उन्होंने 4 से 14 प्रदेश की क्या हालत बना के रखी और भारतीय जनता पार्टी ने 14 से 24 क्या सेवा की है। एक तरफ लूट राज, दूसरी ओर
सेवा की बौछार हमने तैयार किया है। मित्रों, हमने नॉन स्टॉप विकास किया है, उन्होंने विकास को फुल स्टॉप लगा दिया था, युवाओं के हितों को फुल स्टॉप लगा दिया था। कुछ मित्र कांग्रेस के कह रहे हैं हरियाणा में रोजगार कहां हुई। मैं तो उल्टा आपको आज की जनसभा में प्रश्न पूछ रहा हूं। नायब सिंह जी, 1,45,000 नौजवानों को बिना खर्चे, बिना पर्ची का नौकरी दिए हैं। आप दिए हो? आप 1,500 लोगों को बिना खर्चे, बिना पर्ची की नौकरी दिए हो, तो नाम सहित आप हिसाब लगाओ। आप तो नौकरी दिए पर्ची में, जेब में खर्ची लेके, अपने संबंधों को नौकरी दिया, अपने परिवारजनों को नौकरी दिया, आपकी सेवादारों को नौकरी दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी अभी, अरे हम तो नौकरी देना चाहते थे, आपने ईर्ष्या के कारण कचहरी पहुंचे थे, नौजवानों को नौकरी कैसे नहीं मिले। मैं धन्यवाद देता हूं हरियाणा पंजाब के हाई कोर्ट को, उन्होंने कांग्रेस के इस मंसूबे को पहचाना, हमें मौका दिया बिना खर्ची, बिना पर्ची के टीचर्स को नौकरी देने के लिए। हम तो काम करने वाले लोग हैं। आप संविधान की बात उठाते हैं, आपकी संविधान पे विश्वास है। संविधान में दलितों को सुरक्षा की बात कही गई है। पिछले 4 से 14 अगर आपको हिसाब देना है, तय करो हिसाब कौन देगा? हुड्डा जी देंगे या उनके पुत्र दीपेंद्र जी देंगे? पहले तय करो हिसाब कौन देगा, लेकिन देना ही पड़ेगा। आपने 10 साल में कितना दलितों के घर जलाया, कितनों को अत्याचार किया, कितनों को बेघर किया, हिसाब तो आपको हरियाणा की जनता को देना पड़ेगा। आप छुप नहीं सकते हो, संविधान की आड़ पे आप छुप नहीं सकते हो। महिलाओं पे अत्याचार किया, आपने किसानों की बात कह रहे हो आप लोग किसानों की बात। हम आपको प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप हिसाब दीजिए। आपने हजारों एकड़ किसानों की जमीन को, पूंजीपतियों को, ठेकेदारों को, बिल्डरों को औने पौने दाम पे उनके हाथ में दे दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो किसानों के हितों में अभी जमीन भी नहीं बचता। मित्रों, आपको हिसाब देना ही पड़ेगा। आप तो महिला विरोधी हो। आपकी राज में, हरियाणा में सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुई थी। आप तो भू माफियाओं की सरकार हो, आपको हिसाब देना पड़ेगा। अभी तय करो हिसाब कौन देगा। मेरे ओर से तो, भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो हम इस खेल में हमारे कैप्टन को नामित कर दिए। नायब सिंह सैनी हमारा हिसाब देने वाला व्यक्ति रहेगा। आज थानेश्वर से शंखनाद सभा शुरू हो रही है। आने वाले महीने भर के अंदर हम 90 विधानसभा में हरियाणा की तमाम नेतृत्वों को साथ में लेते हुए मोहनलाल बड़ौली नेतृत्व करेंगे, कैप्टन अभिमन्यु भी रहेंगे, ओम प्रकाश धनखड़ भी रहेंगे, हमारे जेपी दलाल भी रहेंगे, कार्तिक शर्मा भी रहेंगे, धर्मवीर जी भी रहेंगे, किशन पवार जी भी रहेंगे, बहन किरण चौधरी जी भी रहेंगे, इंद्रजीत राव जी भी रहेंगे, किशनपाल गुर्जर आगे आगे रहेंगे, हमारी कैप्टन मनोहर लाल जी भी रहेंगे, हमारी कैप्टन नायब सिंह सैनी। अब बताइए, कांग्रेस पार्टी की कैप्टन कौन है? पिता है या पुत्र है? पहले घर में फैसला करो, कैप्टन चौधरी कौन बनेगा। क्या उनको दूसरे नेता मानने वाले हैं क्या शैलजा जी कहे? बहन शैलजा जी को उत्तर देना पड़ेगा। क्या दीपेंद्र हुड्डा आने वाले दिनों में हरियाणा का नया चौधरी बनने वाले हैं कांग्रेस के? क्या मेरे मित्र सुरजेवाला जी
दीपेंद्र हुड्डा जी को अपने नेता मान रहे हैं। यहां मंच पे बैठे हुए तमाम लोग नायब सिंह जी के नेतृत्व में इस कुरुक्षेत्र की धर्म युद्ध में इकट्ठा हुए हैं। कांग्रेस पार्टी को जवाब तो देना पड़ेगा, हिसाब तो देना पड़ेगा। मित्रों, आज एक बात तो स्पष्ट है, हरियाणा की बिना विकास देश की विकास संभव नहीं है। तीसरी बात